बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगर आप किसी भी किस्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में या इंडिया की हिस्ट्री में मुख्तलिफ एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लागू या इन्फोर्स किए जाते रहे, जिसमें से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी काफ़ी काबिल मशहूर है। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का हम देखें तो उसमें गवर्नर जनरल को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसमें? 1861 के एक्ट में। अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को देखें तो उसको इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस एक्ट के थ्रू इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में पहली दफ़ा डेमोक्रेसी मुतारिफ़ करवाई गई थी, जमहूरियत अमल दरामद की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। ठीक है, इसलिए इसको इंडियन हिस्ट्री में एक काफ़ी विक्ट्री कहा जाता है, काफ़ी काबिल गौर या काबिल ज़िक्र एक्ट कहा जाता है। इसी एक्ट के थ्रू इंडिया में डेमोक्रेसी इनिशिएटेड एट हाईएस्ट लेवल। इसी वजह से इसको टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है। अब इस एक्ट के क्या पर्पस थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस पर्पस के तहत लागू किया गया, तो उन पर्पस को देख लेते हैं। उसका पर्पस 1 है टू फुलफिल नेशनल डिमांड ऑफ इंडियंस। इंडियन काउंसिल एक्ट का जो पहला पर्पस था वो ये था टू फुलफिल इंडियंस डिमांड। अब जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, उसके बाद इंडियंस में मुख्तलिफ अपने हुकूक के लिए उन्होंने बहुत मुख्तलिफ कोशिशें शुरू कर दी थी, जिसको पेश नज़र रखते हुए ब्रिटिश ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इन्फोर्स किया था, ड्राफ्ट किया था। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जिक्र आया है तो मैं एक बात वाज़ह करती चलूँ कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुई थी। इसके कुछ मखसूस इलाके थे, मखसूस प्रोविंस थे जहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। वो कौन से थे? कानपुर, मीरठ, यूपी एंड दिल्ली। ये वो प्रोविंसेस थे जहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लड़ी गई थी। ठीक है, अब जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जब सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुख्तलिफ उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी अपने हुकूक के लिए। इन कोशिशों को देखते हुए ब्रिटिश ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जारी किया था, जिसका पर्पस 1 था कि वो इंडियंस की डिमांड को पूरा करें। अब इसका मेन मकसद क्या था? ब्रिटिश जाहिर करना चाहते थे कि वो इंडियंस के साथ हैं या इंडियंस के लिए वो काम कर रहे हैं। ब्रिटिश ये बात जाहिर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इन्फोर्स किया। वो ये जाहिर क्यों कर रहे थे कि वो इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों ने मुख्तलिफ़ कोशिशें, मुख्तलिफ़ मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, जिसके जवाब में, जिसको इनकाउंटर करते हुए उन्होंने, ब्रिटिश ने ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाए। क्यों लाए थे? क्योंकि इंडियंस ने डिफरेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट के जवाब में उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इन्फोर्स किया। अब इसका पर्पस 2 क्या था वो भी देख लेते हैं। दूसरा अहम मकसद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का वो ये था कि जो पिछला एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसमें अमेंडमेंट्स लाई जाएं। अमेंडमेंट्स क्यों? इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट वर गोइंग इन इंडिया। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे,
इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या वाइस रॉय कंसीडर किए जाते थे। अब जो गवर्नर जनरल थे उनको या तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी समझा जाता था और वाइस रॉय भी समझा जाता था। मतलब जो सब कॉन्टिनेंट की जो गवर्नेंस थी वो ब्रिटिश कर रहे थे। अब जो ब्रिटिश का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको या तो गवर्नर जनरल ये वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए, या वाइस रॉय यूज़ किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो वो होता ही है, ठीक है। अब जो सब कॉन्टिनेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है यानी कि गवर्नर जनरल, उसके अंडर भी डिफरेंट काउंसिल्स वर्क करती हैं। अब वो काउंसिल कौन सी हैं? पहली काउंसिल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दूसरी काउंसिल कौन सी है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये दोनों काउंसिल्स हैं जो गवर्नर जनरल के अंडर काम करती हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। अब ये जो 5 मेंबर्स होते हैं दे ऑल आर ब्रिटिश। इसमें इंडियंस का कोई सरोकार नहीं है, ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जो ब्रिटिश मेंबर्स हैं, अब इन्होंने सब कॉन्टिनेंट की जो आला इदारे होते हैं उनको यही हेड कर रहे थे। इनमें से एक मेंबर जो होता है वो कमांडर ऑफ चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। बाकी के जो होते हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स को हेड कर रहे होते हैं सब कॉन्टिनेंट के। अब इससे क्या बात वाज़ेह हो रही है, जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें रहाइश तो हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, लेकिन इनको रूल कौन कर रहा है? इनको रूल कर रहे हैं ब्रिटिश। अब ये ब्रिटिश ने किस तरीके से इन पर रूल शुरू किया था, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो एक साजिश के तहत आए थे। उस साजिश के तहत उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया था। अब इस कब्जे के बाद जब उन्होंने मुख्तलिफ अहदे संभाले तो उन्होंने जो गवर्नर जनरल की उनकी जो अंडर काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी और पाँचों के पाँचों मेंबर ब्रिटिश थे। इनमें से कोई एक भी इंडियन नहीं था। और ये पाँचों मेंबर्स में से एक मेंबर कमांडर और चीफ ऑफ इंडियन आर्मी होता है, जिसमें आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले में उनका ब्रिटिश का इंडियन जो आर्मी में जो लोग थे इंडियंस, उनके साथ कितना बुरा रवैया होता था। हालांकि उन्हीं की आर्मी है, उन्हीं की फोर्स है, लेकिन उसको ब्रिटिश हेड कर रहे थे और इन्हीं ब्रिटिश का इंडियंस के साथ बहुत बुरा काबिल बर्दाश्त रवैया होता था, नाकाबिले बर्दाश्त, ठीक है। अब जो दूसरी इनकी काउंसिल है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस पे इन्होंने क्या किया था, 40% इंडियंस को दे दी थी। मतलब इसकी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 40% इंडियंस पर मुश्तमिल थी और 60% ब्रिटिश पे। अब इसमें एक अहम बात यह है, ये जो इंडियंस थे ये भी वो इलेक्टेड मेंबर्स थे जिनको नॉमिनेट भी ब्रिटिश नहीं किया था। मतलब सब कॉन्टिनेंट की गवर्नेंस है, इसमें इंडियंस कहीं तो बिल्कुल ही शामिल नहीं है। जहाँ शामिल है वहाँ इनका कोई रोल नहीं है। वहाँ पे भी इनको ब्रिटिश नहीं नॉमिनेट करके उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाए गए हैं, ठीक है। अब जो ब्रिटिश थे वो मुसलमानों की तरफ से बहुत ज़्यादा खौफ में थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मुसलमानों से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। इसीलिए उन्होंने जो अपने गवर्नर जनरल उस पर सब कॉन्टिनेंट पे भेजे हुए थे उन पे भी इनको भरोसा नहीं था। उनको भी इन्होंने ब्रिटिश ने लिमिटेड पावर्स दी हुई थी। लिमिटेड पावर्स किस तरीके से? वो सवाल तो कर सकते थे किसी भी बिल के लिए, किसी भी कोई भी बजट है, कोई भी बिल है, कोई भी पॉलिसी है, उस पर वो सवाल तो कर सकते थे, लेकिन सजेशंस नहीं दे सकते थे। बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, अगेन उस पर सजेशन नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने जो गवर्नर जनरल के अंडर जो काउंसिल्स हैं उस पर भी इन्होंने मुख्तलिफ इनको लिमिटेड पावर्स दिए हुए थे। ये किसी भी तरीके के गवर्नेंस में खुद से कोई किरदार अदा नहीं कर सकते थे, ये वही करते थे जो ब्रिटिश इनको कहते थे। अब इसको अगर हम तफसीलन मज़ीद पढ़ेंगे आगे जाके,
तो उससे आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अब मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ काउंसिल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि काउंसिल होती क्या है। ग्रुप ऑफ पीपल who have right to make rules and decisions। काउंसिल एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके पास ये अख्तियार होता है, ये राइट होता है कि वो रूल्स और डिसीजंस को बना सकें। इसीलिए गवर्नर जनरल के तहत अंडर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर रही थी। बज़ाहिर तो उनको काउंसिल जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो बज़ाहिर उनको ये हक हासिल होता है कि वो रूल्स बना सकें और डिसीजन ले सकें। ठीक है, अब इंडियन काउंसिल एक्ट के 1892 के इनके कुछ रूल्स थे। वो रूल्स क्या थे हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविंसेस का पहला एक रूल था, वो क्या था, प्रोविंसेस को लिमिटेड डिस्कशन ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब पहला रूल ये था कि प्रोविंसेस को भी एक लिमिटेड पावर, एक उनको लिमिट कर दिया गया था। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे भी वो डिस्कशन एक उनकी लिमिटेड कर दी गई थी प्रोविंसेस की। दूसरा हम रूल इसका देख लेते हैं, वो ये है इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल टू अंडरस्टैंड रूल्स। मतलब उनको अलाउ तो किया गया था टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल टू अंडरस्टैंड रूल्स ओनली। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने इंडियंस को जो शामिल किया था इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें सिर्फ इसलिए शामिल किया गया था कि वो रूल्स को अंडरस्टैंड कर सकें, वो उसमें पार्टिसिपेट ना कर सकें, उसमें डिस्कशन, उसमें पॉलिसी मेकिंग में किसी किस्म का उनका अमल दखल नहीं था। वो सिर्फ इसलिए शामिल किए गए थे ताकि वो रूल्स को, जो ब्रिटिश रूल्स इन्फोर्स करती है, उनको समझ सकें। ठीक है, तीसरा जो रूल था इनका वो ये था, वाइस रॉय के हवाले से था ये रूल। अब ये रूल क्या था, वाइस रॉय को अलाउ किया गया था टू इनवाइट देयर बॉडीज एंड सेलेक्ट एंड डेलीगेट एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। और as non-officials in Central Legislative Council। अब इसका क्या मतलब है कि वाइस रॉय को ये इस बात की इजाज़त थी कि वो अपनी जो उनकी काउंसिल है उनको नॉन ऑफिशियल्स के तहत सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल्स की तरह। वो उसमें पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई किरदार नहीं होगा, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका। ठीक है, अब उन्होंने एक बात मैंने आपको बताई थी, उनको 40% इंडियन को 40% इंडियंस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल का हिस्सा होंगे। अब सब कॉन्टिनेंट में इंडियंस की ही रिहाइश थी, अब जो गवर्नेंस थी वो ब्रिटिश की थी। अब इतने सारे इंडियंस में से 40% इंडियंस को किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो वो उन्होंने ब्रिटिश ने ये तरीक़ेकार लाए कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ की सब कॉन्टिनेंट की, जो डिफरेंट बोर्ड्स थे, कुछ ट्रेड यूनियंस और लैंड लॉर्ड एसोसिएशन,
इनमें से ये 40% इंडियंस को इलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई आम बंदा नहीं था, इस सारे वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट इंडियंस रहाइश पजीर थे, उनके वो रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश ने इन चंद अफराद में से नॉमिनेट करते थे इन 40% इंडियंस के लिए इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब जब उन्होंने देखा कि उनको इन लोगों को 40% इंडियंस में इलेक्ट करना है, तो उन्होंने क्या किया, इनकी पावर्स भी इंक्रीज कर दी। एक पूरा इनकी प्रॉपर प्लानिंग थी जिसके तहत ये चल रहे थे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, सब हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पहली दफ़ा पुट फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम इन्फोर्स हुआ था। वो किस तरीके से? लेजिस्लेटिव, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तहत। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो ब्रिटिश गवर्नेंस थी वो मुसलमानों से इतनी खौफज़दा थी कि उन्होंने जो अपने बंदे थे उनके, ब्रिटिश के जो सब कॉन्टिनेंट में काम कर रहे थे, उन पे भी भरोसा करना मुनासिब नहीं समझा। तो जो गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके पास भी नो डिसीजन मेकिंग पावर, उनके पास भी ये पावर नहीं था कि वो कोई भी फैसला खुद से ले सकें। उसके लिए भी ब्रिटिश ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ था। पहले उस मैकेनिज़्म को समझते क्या है, फिर उससे आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि वो कोई फैसला जो गवर्नर जनरल थे वो नहीं ले सकते थे। अब हम समझते हैं ये मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करता था। जब कोई भी सब कॉन्टिनेंट में पॉलिसी या बिल या कोई इशू होता था, तो वो गवर्नर जनरल खुद सॉल्व नहीं करता था, ना ही उसको कोई भी बिल है, कोई भी पॉलिसी उसको पास करता था। कोई भी पहले पॉलिसी या बिल गवर्नर जनरल के पास आती थी, गवर्नर जनरल उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजते थे। उस मसले के लिए, हल के लिए जो भी पॉलिसी या बिल होता था, गवर्नर जनरल को आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास फॉरवर्ड करते थे। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस तरीके से फॉरवर्ड करते थे? एक होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस वक्त हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उनको गवर्नर जनरल जो भी मसला या जो भी पॉलिसी होती थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फॉरवर्ड करते थे, उनके तहत वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाती थी। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये भी मुश्तमिल थे 15 मेंबर्स पे। अब ये वो मेंबर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया में सर्व किया था तकरीबन 10 से 15 साल। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काउंसिल काम कर रही थी, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, इसे 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। अब कोई भी इशू होता था वो गवर्नर जनरल इनको पास करते थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करती थी आया कि इस मसले का हल क्या है, फिर वो वापस गवर्नर जनरल को भेजा जाता था। फिर वो कोई बिल होता था या कोई पॉलिसी होती थी, उसको पास या डिनाई कर दिया जाता था। अब ये जो इतना लंबा प्रोसेस है, ये किस तरीके से होता था? ये उस वक्त चलता था लेटर्स के थ्रू। जो गवर्नर जनरल है, ये लेटर्स भेजते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, किसके थ्रू? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। अब हमारे ध्यान में यही सवाल आएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त इतना सफ़र किस तरीके से करते थे? वो तो फिर सफ़र में ही रहते होंगे। तो ये इस तरीके से होता था, 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल होते थे जो इंडिया में रहते थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मौजूद होते थे। ये मसाइल और एक बंदा इनका सब कॉन्टिनेंट में हुआ करता था। तो ये मसाइल इस तरीके से सॉल्व होते थे, एक बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ करता था। इससे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि गवर्नर जनरल खुद से कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे। वो तमाम फैसले के लिए, तमाम किसी भी हर किस्म के काम के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पे मुनहसर थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तवस्सुस से वो डिपेंड कर देते। ठीक है, ये बात आप लोगों को यकीनन समझ में आ गई होगी। जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन होते थे वो आफ्टर एवरी 3 ईयर्स होते थे। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये भी आफ्टर एवरी 3 ईयर्स चेंज होते थे। अब ये जो इलेक्शन थे वो मैंने आपको पहले बताया, जो इलेक्शंस हैं, जो इंडियन इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस इलेक्ट होंगे, वो होंगे जो उस वक्त के यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स या ट्रेड यूनियन जो भी हैं, उसके जो हेड होंगे वो इलेक्ट होकर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे। अब इसमें जो इलेक्शन हुए थे,
अब ये सारा हमें तरीक़ेकार समझ में आ गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1892 के तहत ये चेंजेस अमेंडमेंट्स लाए गए थे। अब जो 40% इंडियंस उसमें शामिल होने थे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसके जो इलेक्शन हुए थे 1892 में, उसमें कोई भी मुस्लिम इलेक्ट नहीं हुआ था। अब क्यों इलेक्ट नहीं हुआ था? क्योंकि जिस वक्त ये इलेक्शन हुए थे उस वक्त जिन जिन इलाकों में ये इलेक्शन हुए थे वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी ही नहीं। जब मुस्लिम मेजॉरिटी ही नहीं थी तो मुस्लिम कैसे इलेक्ट होते? अब जब मुस्लिम इलेक्ट्स नहीं हुए तो जो सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट है उसने इस बात को ऑब्जर्व किया कि मुसलमान कोई एक भी मुस्लिम इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में इलेक्ट नहीं हुआ। तो जो सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट थे उस वक्त इन्होंने मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल एजेंडा डिस्कवर किया और उन्होंने इस बात की को महसूस किया कि मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल मैकेनिज़्म की बहुत शदीद ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर अपने अख्तिताम पजीर हुआ, मुग़ल एम्पायर अपने अख्तिताम पजीर हुआ, उसके बाद मुसलमानों में सोचने से समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ना होने के बराबर थी। ना वो किसी तालीमी मैदान में आगे थे, ना ही किसी टेक्निकल मैदान में आगे थे। वो बस अपने आपस की लड़ाई झगड़ों तक महदूद होकर रह गए थे। इसी वजह से 1892 के इलेक्शन में कोई भी मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिन इलाकों में ये इलेक्शन हुए थे वहाँ पर मुसलमानों की तादाद मौजूद नहीं थी। तो इस अलमिए को सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने इस बात को निशानदही की कि मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल एजेंडा की ज़रूरत है, एक मुकम्मल पॉलिटिकल मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। तो जब हम बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट की, तो वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे वजूद में आया था, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वजूद में आया था। इसकी सबसे बड़ी वजह इस्लाम ही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया था। लेकिन ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, क्योंकि जब इंसान को एक पॉलिटिकल राइट हासिल होंगे उसके बाद ही उसे रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और तमाम तरह के राइट्स हासिल होंगे। तो ये बात समझने के लिए हमें ये बात समझना सबसे अहम है कि फ्रीडम मूवमेंट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी, इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। और इसी मूवमेंट की वजह से आज हम पाकिस्तान में अब बाइज़्ज़त अपना मज़हब फॉलो कर रहे हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, अब ये बात सोचने की है कि जब 1892 का इलेक्शन हुआ था उसमें तो कोई एक भी मुसलमान नहीं इलेक्ट हुआ था, तो क्या ये मुसलमानों के लिए जस्टिस है या नहीं? तो एक समझ की बात है, एक शऊर की बात है। जिस इलाके में मुसलमान होंगे ही नहीं तो वहाँ पे मुसलमान इलेक्ट हो कैसे सकते हैं? ठीक है, अब हम नेक्स्ट अब देख लेते हैं। जब सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि 1892 के इलेक्शन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई एक मुसलमान भी इलेक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने मुसलमानों में बेदारी और जो जिस गफलत में वो खोए हुए थे उससे जगाने की उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। तो जब सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट ने डेलिब्रेशन की थी, तब सर महमूद उल हसन ने मुख्तलिफ़ खतूत लिखे मुख्तलिफ़ लोगों को, ताकि उनमें मुसलमानों की जो दबती हुई या नस्ल कशी या जो कौम परस्ती है उस पे उजागर किया जा सके उसको, और मुसलमानों के भी एक सब कॉन्टिनेंट में अपने हुकूक दिलाए जा सकें। अब उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से जब 1895 का इलेक्शन हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, तो उसमें 1 मुस्लिम मेंबर वॉज इलेक्टेड। और ये एक पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। ये विक्ट्री क्यों हासिल हुई? इनकी वेल कनेक्टेड लीडरशिप की वजह से।
क्योंकि जो वो वक्त था वो आज के वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई इस तरीके से न्यूज़ चैनल्स हुआ करते थे। उस वक्त में आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट रखना बहुत मुश्किल और बहुत अहम मरहला था। उस वक्त सर सैयद स्कूल, जिस वक्त ये सारे मामला होते थे, उस वक्त सर सैयद को, अल्लामा इकबाल को, इन तमाम लीडरानस को पता होता था कि ब्रिटिश की क्या साजिशें हैं, वो क्या सोच रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट में और ब्रिटिश में 7 समंदर का फासला था, लेकिन फिर भी वो उनके मकासद से आगाह थे। और ये वो लीडरशिप है जो आज के पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है। अगर ये लीडरशिप पाकिस्तान में फिर से उजागर ना हुई तो पहले के वक्तों की तरह ही पाकिस्तान अपने तमाम तर वसाइल खो बैठेगा। खैर, तो जो हम डिस्कस कर रहे थे 1895 में पहले मुस्लिम मेंबर इलेक्टेड हुए थे, वो कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। ये बहुत अहम चीज़ है MCQs के हवाले से भी और हर तरीके से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाब सलीमुल्लाह पहले मेंबर थे जो इलेक्ट हुए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1895 में। नवाब सलीमुल्लाह का जब हमने नाम सुना है तो हमारे जहन में ये बात भी आ रही होगी कि यही वो शख्सियत है जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। ठीक है, अब उसके बाद जब 1892 में नहीं जी कोई जीता था, 1895 में एक मुसलमान मेंबर इलेक्ट हो गए थे। अब दोबारा जो इलेक्शन हुए थे 1898 के, अगेन नो मुस्लिम वॉज इलेक्टेड। ये मुसलमानों के सियासी सफ़र में नशीब फराज आ रहे थे। अब ये जो 1898 में मुसलमान ना इलेक्ट हुए, कोई एक मुस्लिम भी इलेक्ट ना हो सका, इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनदर टर्निंग पॉइंट फॉर मुस्लिम्स। इस वक्त सर सैयद अहमद खान ने इस बात पे शदीद ज़ोर दिया कि मुसलमानों को एक मुकम्मल पॉलिटिकल मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, एक मुकम्मल पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है। क्योंकि मुसलमानों को उस वक्त ब्रिटिश की तरफ से इग्नोर किया जा रहा था। हर इलाके में उस वक्त हिंदू बसते थे और कुछ मुसलमान हिंदू और ब्रिटिश की मिली भगत थी, जिसकी वजह से मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा था और इसके जो असबाब थे उस वक्त वो क्लियर नहीं थे। अब इस क्लियरिटी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक मुकम्मल पॉलिटिकल मैकेनिज़्म से, जिससे ये बात वाज़ह हो सके कि मुसलमानों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। जब एक लीडरशिप होगी तो मुसलमानों की एक लीडरशिप होगी तो मुसलमान इग्नोर नहीं होंगे। तो ये बात सर सैयद अहमद खान ने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया। 1898 में ही सर सैयद का इंतकाल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट जारी रहता है और मुस्लिम लीडरशिप कॉन्सेंसस रहता है, जिसकी वजह से 1947 में पाकिस्तान ब्रिटिश और इंडियन रिप्रेजेंटेशन से आज़ाद हो जाता है। आज के हमारा पूरा जो लेक्चर था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1892 के लिए था। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बहुत मुश्किल, एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको मैंने कोशिश की है कम से कम ले आऊँ ताकि आप जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो आपके तमाम मेन पॉइंट्स क्लियर हों। इस तरीके की मज़ीद तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में डेमोक्रेसी पहली दफ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ही लागू की गई, इन्फोर्स की गई, समझ में आई कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आज की इस वीडियो में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को तफसील से पढ़ा। उम्मीद करती है वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी।